नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा हिंदी साहित्य सरयू के 22वें प्रकरण भारत भी महाशक्ति बन सकता है नामक निबंध के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक श्रीधर पराड़कर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल सके। चलिए हम सीधा प्रवेश करते हैं पाठ परिचय में। पाठ परिचय में आप देखें, भारत भी महाशक्ति बन सकता है, ये निबंध है और इस निबंध में लेखक ने भारतीयों में राष्ट्र के प्रति निराशा और भ्रम की स्थिति को दूर कर भारतीय जनमानस में आशा और उत्साह के साथ राष्ट्रीयता का ज्वार पैदा करने का प्रयास किया है, यानी कि आशा की संजीवनी बूटी देने का काम श्रीधर पराड़कर अपने इस निबंध में करते हैं। देशवासियों का भारत के बारे में अक्सर यह कहना कि अब कुछ नहीं हो सकता, इस देश का भगवान ही मालिक है, लेखक को झकझोर कर देता है। ये अच्छा नहीं लगता है। सोने की चिड़िया भारत का इतिहास हमारा गौरवमयी अतीत है, जिसे भुलाकर हमने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को विस्मृत कर दिया, यानी कि अतीत को भूल करके हम वर्तमान में भी राह भटक चुके हैं। आज भी विदेशों में सर्वाधिक मांग भारतीयों की ही है तथा भारतीय उद्योगपति विदेशों में भारत का डंका बजा रही है। हमने युद्ध भी जीते हैं और वैश्विक प्रतिबंधों का हंसकर सामना भी किया है और कई बार भारत पर विश्व समुदाय के द्वारा बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। उसके बावजूद भी भारत ने उन चीज़ों का सामना किया, काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। भारत को पुनः महाशक्ति और विश्व गुरु बनाने के लिए विदेशों की ओर ताकना बंद करके हमें भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव पैदा करके उनकी सोच में सुधार करना होगा और सही नेतृत्व चुनना होगा। यह हमारा पाठ परिचय भारत भी महाशक्ति बन सकता है नामक निबंध श्रीधर पराड़कर का है। हमने उसकी चर्चा की। अब चलिए मूल पाठ देखते हैं। मूल पाठ में देश की परिस्थिति के बारे में सामान्य आदमी से पूछे जाने पर केवल एक ही उत्तर मिलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब गड़बड़ हो रहा है, इस देश का भगवान ही मालिक है, यानी कि ये निराशावादिता का सूचक है। और अमूमन कई सारे भारतीयों के मुख से यही सुना जाता है। उसकी चिंता स्वाभाविक भी है। ऐसा कहते समय उसके सामने देश में जंग और फैला भ्रष्टाचार होना, जो लगभग दुनिया में पूरी तरह से आबद्ध है। भारत भी उनसे जूझ रहा है। जिनके जिम्मे व्यवस्था संभालने का दायित्व है, अव्यवस्था बढ़ाने में उन्हीं की सक्रियता होती है, यानी कि जिस बाढ़ को हमने खेत की रक्षा के लिए लगाया, वही बाढ़ खेत को खा जाती है। और जिन पर देश के नीति निर्धारण का दायित्व है, उनमें नैतिकता का अभाव दिखाई देता है। सबे कहे जाने वाले कुछ वर्ग में भी स्वार्थ साधना का प्रयत्न देखा जाता है। इन्हीं सब कार्यों से चिंतित होकर हताश और निराशा भरे युद्धगार व्यक्ति प्रकट करता है। ऊपरी तौर पर देखने से उसकी चिंता ठीक प्रतीत होती है। काफ़ी हद तक देखा जाए तो इस प्रकार की जो चिंता एक आम व्यक्ति से महसूस की जाती है, ऊपर से देखा जाए तो ये सही भी तो है। क्या यह वास्तविकता है? क्या उसके सोच की दिशा सही है? गंभीरता से विचार करने पर ध्यान में आएगा कि सामान्य आदमी परिस्थितियों के केवल नकारात्मक पक्ष को लेकर अपने विचार प्रकट करता है
भविष्य की बात करते समय जिन बातों पर विचार किया जाना चाहिए उस और उसका ध्यान ही नहीं होता। यानी कि एक सामान्य आदमी तो जो हमें साफ साफ दिखता है उन्हीं पर चिंतन करता है, और क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया जा सकता है, इसका न तो वह विचार करता है और न ही उसे वास्तविकता का भान ही होता है। तो इस तरह से ये सामान्य व्यक्ति की सोच का नकारात्मक पहलू या एक अलग पहलू का दृष्टिकोण था। यदि हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि हमारा देश वही हिंदुस्तान है जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे सारे प्राचीन ग्रंथों में सुख शांति, अकूत वैभव व ऐश्वर्य का वर्णन मिलता है। ये हमारा वैभव ही तो था जो विदेशी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की ओर आकर्षित करता था। आज से पहले कई सदियों तक ये देश धन धान्य और समृद्धि से संपूर्ण था। इसलिए कई विदेशी आक्रांताओं ने अपनी धन लिप्सा को पूरा करने के लिए भारत जैसे समृद्ध देश पर लूट मार कर उनको लूटने का जो प्रयास किया, हर बार प्रत्येक आक्रमणकारी अपने साथ बेहिसाब सोना चांदी हीरे मोती लूट कर ले गया। ये सत्य है कि मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर उसकी बेहिसाब संपदा को ले गया। भारत की चमक से चकित होकर अंग्रेज भारत में आए और यहाँ की अपार संपदा को इंग्लैंड ले गए। ऐतिहासिक घटनाक्रम का यहाँ उल्लेख है कि किस प्रकार से मोहम्मद गजनवी या अंग्रेज़ों ने भारत की व्यवस्था को खोखला कर दिया। विश्वास ही नहीं होता। आज बात बात में विदेशों की ओर देखने वाला भारत कभी विदेशियों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। आज हम हर चीज़ को पाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों की ओर ताकते हैं, जबकि आज से पहले इस देश की समृद्धि के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर देखती थी। और इसलिए विश्व के किसी भी देश के पास ऐसी भूमि और संसाधन नहीं है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके। प्रत्येक देश को किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उसे दूसरे से दबना पड़ता है और अनिवार्य रूप से अवांछित समझौते करने पड़ते हैं। और ये परिस्थिति जन्य प्राय देखने को मिलता है। हमारी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। पिछले दिनों हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं। परमाणु परीक्षण 1971 और 1998 हमारी पोखरण राजस्थान से होते हैं। उसके पश्चात विश्व ने हम पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। परिणाम क्या हुआ? क्या हमारे देश का कोई काम रुका? क्या देशवासियों को किसी विशेष कष्ट का सामना करना पड़ा? कभी नहीं। इराक का क्या हुआ? प्रतिबंध लगने के बाद उसे दाने दाने के लिए तरसना पड़ा था। आगे देखिए, यहाँ देखिए, हमने बात करी कि भारत पर परमाणु परीक्षण के समय कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत आत्मनिर्भर रहा और उनका सामना कर गया। हमारी जिस संपन्नता का वर्णन इतिहास में मिलता है वह कहीं से लूट कर तो नहीं लाए थे। सब कुछ अपने ही देश में उत्पन्न किया था। वह भूमि, वे संसाधन आज भी हमारे पास है, जिनके बल पर हम फिर से उसी संपन्नता को अर्जित कर सकते हैं। केवल संसाधनों के उचित दोहन और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने की है। जैसे ही हम आवश्यक संतुलन बना लेंगे, हम अपना पुराना वैभव फिर से प्राप्त कर लेंगे। हमारी समृद्धि को हम दोबारा पा लेंगे। देखिए आगे, आज विज्ञान का बोलबाला है। इसे विज्ञान का युग भी कहते हैं। विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ये पश्चिम जगत की देन है।
सामान्य तौर पर देखने से दिखाई भी यही देता है कि आज के ज्ञात सारे के सारे आविष्कार पश्चिम से ही हुए हैं, परंतु ये एक मिथक है। योजनापूर्वक इस भ्रम का निर्माण किया गया है। जिस समय यह आविष्कार हो रहे थे, हमारा देश पराधीन था, दूसरों के अधीन था। अंग्रेज़ों ने सोची समझी साजिश के तहत हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को तहस नहस किया। जिस नई शिक्षा पद्धति को हम पर लादा गया, उसके द्वारा हमें वही पढ़ाया गया जो अंग्रेज चाह रहे थे, यानी कि भारत की जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसको नष्ट कर अंग्रेज़ों ने अपनी शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया और वो जैसा चाहते थे उस प्रकार का पाठ्यक्रम हमारे छात्रों पर थोपा गया। उन्होंने विज्ञान के नाम पर मात्र 19वीं शताब्दी में हुए आविष्कार ही पढ़ाए। इतिहास के नाम पर विकृत इतिहास पढ़ाकर भारतीय समाज के आत्मसम्मान को नष्ट करने का प्रयास किया तथा उसे आत्मविस्मृति की गहरी खाई में ढकेल दिया। हमें पढ़ाया गया कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं, उसे अंधकार युग का नाम दिया और बाद में किए सारे कार्यों को अपना कार्य बताया। आशय ये है कि भारत की प्राचीनता या भारत का जो अतीत है, जो गौरवमयी अतीत है, उस पृष्ठ को भारतीयों के सामने ढक दिया या खुलासा नहीं किया गया और उन्हें जो करना था उन्होंने किया। किंतु विडंबना ये है कि स्वतंत्रता के लगभग 60 वर्ष के बाद भी हम उसी राग को अलाप रहे हैं, उसी को प्रमाण मानकर चल रहे हैं। कभी अपने गौरवपूर्ण वास्तविक इतिहास को जानने का प्रयास नहीं किया। जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत के मनीषियों ने अद्भुत आविष्कार किए थे। अब देखिए किन किन ने किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। बात अंतरिक्ष विज्ञान की हो, रसायन विज्ञान की हो, भौतिक विज्ञान की हो, चिकित्सा विज्ञान की हो अथवा निर्माण विज्ञान की, हर क्षेत्र में यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। और आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों में सर जगदीश चंद्र बोस, सी.वी. रमन, होमी जहांगीर बाबा, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आदि की वैज्ञानिक उपलब्धियों को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत के विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए आगे। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा न्यूनतम खर्च में अपने स्वदेशी उपग्रह मंगल ग्रह पर भेजना आज भी संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर रहा है। यह तो अभी की बात ही तो है। अमेरिका हमारी बौद्धिक क्षमता से भयभीत है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के गौरवपूर्ण अतीत को सामने लाने का प्रयास किया भी, उन्हें संकुचित मस्तिष्क का एवं प्रतिगामी बताकर उपेक्षित किया। आवश्यकता तो इस बात की है कि अपने ज्ञान विज्ञान के उस भंडार को एक बार खंगालें। इससे हमारा अपना भंडार तो होगा ही और विश्व का कल्याण होगा। यानी कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत को वापिस छात्रों तक पहुँचाएँ ताकि हम अपने अतीत पर गर्व और गौरव कर सकें। सामान्यतः कहा जाता है कि हिंदुस्तान का आदमी कायर है, मूढ़ है, निकम्मा है, किंतु यह भी भ्रामक है। दूसरे विश्व युद्ध की संभावित पराजय को टालने के लिए अंग्रेजों को इस देश के वीर पुत्रों की साहस पराक्रम की आवश्यकता पड़ी थी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में होता है और फिर 1962 में हिमालय की दुर्गम परिस्थिति में बिना शस्त्रों के डटकर चीनियों का सामना करने वाले जवान इसी देश के थे। 1947, 65 और 71 में पाकिस्तानी फौजों को धूल चटाने वाले हिंदुस्तानी ही थे। 90,000 की विशाल सेना और आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करने वाली सेना हिंदुस्तान की ही थी, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में बांग्लादेश में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और विश्व के इतिहास में ढूंढने पर ऐसा उदाहरण
यदि ऐसा होता तो विश्व में भारतीय विद्वानों की मांग क्यों होती? आज ऐसा कौन सा विकसित देश है जहाँ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ हिंदुस्तानी ने संभाली हैं? अर्थात दुनिया के हर देश में मोटी मोटी जिम्मेदारी हम भारतीयों ने संभाल रखी है और विश्व के सभी जाने माने विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य करने वालों में हिंदुस्तानी अध्यापकों की संख्या कम नहीं है। विश्व की अधिकांश प्रयोगशालाओं में भारतीय वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी भारतीय है या फिर भारतीय मूल के हैं। कई देशों की संसद में भारतीयों ने जनप्रतिनिधि बनकर वहाँ के समाज जीवन में अपने महत्व को प्रतिपादित किया है। और हाँ, ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे जहाँ भारतीयों ने अपनी भूमिका को दूसरे देशों में भी अदा किया है। ये सब क्या भूल गई जाने वाली जाति के लोग कर सकते हैं? कभी नहीं, समझदार का ही कार्य हो सकता है। यदि भारतीय मूल हैं तो देश के प्रमुख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बाहर बहुराष्ट्रीय कंपनियां डेरा क्यों लगा रही हैं? आगे देखिए, तब लोग पूछ सकते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमारी दुर्गति क्यों है? पाठक के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपयुक्त वर्णन करने का मेरा उद्देश्य भी यही बताना है कि हमारी समस्या संसाधन की कमी, मूढ़ता, आलस्य, अकर्मण्यता नहीं है। हमारी मूल समस्या आत्मविश्वास की कमी व आत्मप्रत्यय की अभाव की है। यानी कि आत्मविश्वास और आत्म अवधारणा हमारे अंदर नहीं है और हमारी समस्या गलत दिशा की चुनाव की है। हमने स्वतंत्रता के इन 60 वर्षों में कभी भी भारत को भारत बनाने का प्रयास नहीं किया। हम दूसरे देशों की व्यवस्था के प्रति आगे गए और हमने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की। पहले हम भारत को रूस बनाना चाहते थे, अब इसे अमेरिका बनाना चाह रहे हैं। विदेशों के विकास के प्रारूप वहाँ के लिए ठीक हो सकते हैं, वहाँ की परिस्थिति भिन्न है, वहाँ के समाज की गठन भिन्न है, उसकी आवश्यकताएं भिन्न है। यानी कि भारत को हम दूसरे देशों की तर्ज पर बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो वहाँ की परिस्थिति हमारे भारत में लागू नहीं हो सकती। और आगे देखिए, उन्होंने अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने देश के विकास का प्रारूप तैयार किया है। हमें अपने देश की परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति व समाज की मानसिकता व आवश्यकता के अनुरूप विकास का प्रारूप तैयार करने का प्रयत्न करना होगा। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। अचार, पापड़, साबुन, मंजन जैसी वस्तुओं का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपकर उसने अपने हाथ नहीं काट लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली लूट करने की छूट उसने नहीं दी। आज अपने दम पर वह महाशक्ति बन बैठा है। चीन की जो प्लानिंग या नियोजन शक्ति है, इसलिए वो दुनिया की महाशक्तियों में शुमार है। पर हम चीन से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारी राजनेता व प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों पर अंग्रेज परस्ती का चश्मा बाकी कुछ देखने ही नहीं देता। हमारी एक कठिनाई ये भी है कि हमने सत्ता को सब कुछ समझ लिया है। हमारे लिए सत्ता या सरकारें सर्वोपरि हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। योग्यता अब सत्ता की कसौटी नहीं रह गई। अच्छे और बुरे का अंतर हमने भुला दिया। नैतिकता को लगभग तिलांजलि देकर सत्ता प्राप्ति ही मुख्य ध्येय हो गया। जो राजनीतिक दल है वो सरकारों को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए हथकंडे अपनाते रहते हैं और इसके लिए अन्य कोई नहीं, हम स्वयं ही दोषी है। अतः कहना होगा कि एक समय भारत महाशक्ति था और आज भी महाशक्ति बनने की पूरी क्षमता, योग्यता और ज़रूरी संसाधनों से परिपूर्ण है। कमी केवल महाशक्ति बनने के लिए आवश्यक दृढ़ इच्छा शक्ति की है, आत्मसंप्रत्यय की है, आत्मविश्वास की है और इसलिए वो हमें लाना होगा। और इस तरह भारत भी महाशक्ति बन सकता है। श्रीधर पराडकर का निबंध।
पूरा होता है और अच्छा निबंध, विचारणीय निबंध, समस्याओं का कई जगह पर समाधान भी देखने को मिला। भारत के गौरवमयी अतीत का एक प्रकार से पूरा खाका भी इस निबंध में प्रस्तुत किया गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।